Hello friends, good morning to all. Myself CS Kadni Bothra from Excel Educational Institute, Raipur. Today we are discussing the RTP Auditing and Ethics Group 2 CA Inter RTP January 2026. First question MCQ केस सिनेरियो. जब भी केस सिनेरियो का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट अपन कोशिश करें कि डायरेक्टली अपन क्वेश्चन में जाएं और क्वेश्चन से अपन आइडेंटिफाई करें कि क्या हमें ये आंसर आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडरिंग डिलेमा ऑफ जे डिस्क्राइब इन द केस सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ये ऐसे 300 का MCQ है, चैप्टर नंबर 2. First, overall audit strategy need to be documents by the audit team. Second, only audit plan need to be document. Both audit strategy and audit plan need to be document. And last one is the overall audit strategy, audit plan and any significant changes made during the audit engagement to the overall strategy, audit plan and reason for such changes need to be documented by the audit team. तो बेटा ऐसे 300 में ये बोला गया है कि ऑडिटर को तीनों चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है, ओरिजिनल ऑडिट प्लान, ओरिजिनल ऑडिट स्ट्रेटेजी और अगर चेंजेस हुआ है दोनों में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करनी है अलॉन्ग विथ रीजन के साथ कि क्यों चेंज हुआ अपना प्लान और क्यों अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज हुई है. तो डेट्स ए अप्रोप्रिएट आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑडिटर को तीनों चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होगी. सेकेंड क्वेश्चन, guide K regarding the most appropriate statement regarding obtaining the sufficient appropriate evidence. Evidence word यूज किया है, ऑडिट एविडेंस नहीं, एविडेंस एज डिस्क्राइब इन द केस सिनेरियो. तो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा एविडेंस के बारे में? तो फर्स्ट वन इज द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस to be obtained in case of only statutory audit. In the given case there is no requirement of law to get the account audited, hence there is no need to obtain the ऑडिट. कोई भी करो चाहे स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना होगा. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है. सेकेंड, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू बी ऑब्टेन इन द ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव, ये तीनों एश्योरेंस एंगेजमेंट है और तीनों में हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ते हैं. तो ये भी ये स्टेटमेंट मेरे को एकदम सही लग रहा है, ये अप्रोप्रिएट है. बी आंसर इसका करेक्ट होगा. सी में अगर आप देखेंगे तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इज टू बी ऑब्टेन ओनली ऑडिट एंड रिव्यू. दैट मींस अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी आपको लेना पड़ता है लाइक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और लास्ट वन इज द कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू बी ऑब्टेन इन ऑल ऑडिट एंगेजमेंट, केवल ऑडिट में नहीं लेना है, ऑडिट, रिव्यू और अदर एश्योरेंस. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड पार्ट का बी आंसर सही रहेगा. थर्ड वन इज द एडवाइज द के रिगार्डिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट द मर्टेलिटी. ये ऐसे 320 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. उसमें ऑडिट मर्टेलिटी के बारे में दिया गया है कि ऑडिटर मर्टेलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल डिटरमाइन करता है और उसके नीचे एक परफॉर्मेंस मर्टेलिटी भी डिटरमाइन करता है टू परफॉर्म द ऑडिट. तो इस क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा गया है कि कौन सी मर्टेलिटी डॉक्यूमेंट करनी है. तो केवल मर्टेलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 75,000 था, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मर्टेलिटी टू बी डॉक्यूमेंट. सेकेंड, परफॉर्मेंस मर्टेलिटी विच इज सेट एट ए मोर, ये गलत है. परफॉर्मेंस मर्टेलिटी हमेशा लेस होती है देन द मर्टेलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. तो ये रॉन्ग. थर्ड वन इज द performance mortality which is set at a less than the mortality for the financial statement as a whole required to be document along with the mortality of 75,000, that means financial statement as a whole. तो दोनों डॉक्यूमेंट करनी होगी, परफॉर्मेंस mortality भी और mortality एट द फाइनेंशियल. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, दैट मींस सी आंसर इसका सही रहेगा. और फोर्थ पार्ट में दिया गया परफॉर्मेंस मर्टेलिटी विच इज सेट एज पर लेवल मर्टेलिटी, मतलब इक्वल रहती है, गलत है. परफॉर्मेंस मर्टेलिटी हमेशा लेस देन रहती है फॉर द मर्टेलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी. थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन आते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ड एविडेंस थ्री पार्टी रिलेशनशिप। बेटा थ्री पार्टी रिलेशनशिप हम चैप्टर 1 में पढ़ते एश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप्स, एलिमेंट्स। एश्योरेंस एंगेजमेंट में 5 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज द थ्री पार्टी रिलेशनशिप। थ्री पार्टी रिलेशनशिप में फर्स्ट इज द ऑडिटर, सेकेंड इज द यूजर और थर्ड वन इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो इसी के बारे में पूछा है चैप्टर 1 का कि थ्री पार्टी रिलेशनशिप इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में थ्री पार्टी रिलेशनशिप कौन होगी। फर्स्ट अनुजन एसोसिएट्स ऑडिट फर्म, दूसरा मैनेजमेंट पार्टनर ऑफ द बड़ी यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। बेटा यहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, यूजर होने चाहिए, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। तो इनकम टैक्स एक रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यूजर उन लोग भी हैं इनकम टैक्स वाले भी, बट ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि केवल इनकम टैक्स ही यूज कर सकता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि गलत है। कोई भी स्टेक होल्डर आपके ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हो सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट आंसर आप देखेंगे तो डी रहेगा, अनुज एंड एसोसिएट, मैनेजमेंट एंड पार्टनर ऑफ द बडी इंटरप्राइजेस एंड इंटेंडेड यूजर। तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ नंबर में आते हैं, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके लिए हमको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा डीपी निकालने के लिए, ड्राइंग पावर। ये है ऑडिट ऑफ बैंक। तो ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी में डीपी हम कैसे निकालते हैं। तो डीपी के लिए in accordance with the terms of sanction letter, it has been stipulated by the bank that partnership firm is required to submit quarterly stock statement to the banker during the quarter ended 31st December 24. Value of stock declared by the firm to the banker is 10 lakhs. तो स्टॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए है एंड मार्जिन स्टूपलेटेड इन द सैंक्शन लेटर इज 20%। तो 10 लाख रुपए आपका स्टॉक की वैल्यू, 20% मार्जिन मतलब 2 लैक्स माइनस हो जाएगी, 8 लैक्स रुपीज आपका ड्रॉइंग पावर आएगा डीपी, और इससे अधिक हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि आप की डीपी और कैश विड्रॉल लिमिट कितनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डीपी इज 10 लैक्स रॉन्ग है, डीपी इज 12 लैक्स रॉन्ग है, डीपी इज 8 लैक्स एंड फर्म कैन विड्रॉ अप टू 10 लैक्स, ये भी रॉन्ग है क्योंकि डीपी से अधिक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट आंसर इज द डी ऑप्शन, डीपी इज 8 लैक्स एंड फर्म कैन विड्रॉ अप टू द 8 लैक्स रुपीज। तो ये हमारा केस सिनेरियो कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इंडिविजुअल जर्नल एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू 6 नंबर जो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, कंट्रोल रिस्क के बारे में, कि आप ऑडिट कर रहे हैं पीएसी प्राइवेट लिमिटेड का, ए पिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नोटिस दैट कंपनी इज एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन इनटू द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, बट द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम remain the same to the handle the increased volume of the transaction, and consequently auditor conclude that material misstatement would not be prevented, detected or corrected by the entity internal control, यानी control unable है to prevent, detect or correct the material misstatement in the financial statement. Type of risk, इसे कौन सा रिस्क बोलेंगे, it is called the control risk. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6। जर्नल एमसीक्यू नंबर 7, ये ऐसे 560 कंप्लीशन एंड रिव्यू चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कवरिंग ईच एंड एवरी एरिया impacting the financial statement of the company by 20th July 2025. Before signing the audit report on 16th September 25, the auditor became aware of a fire accident at the company yarn factory on 10th August 2025, destroying a large part of inventory. Auditor responsibility इस केस में क्या बनती है? पहला, परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट दैट ऑल इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाई। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड है,
if such subsequent event that require adjustment or disclosure in the financial statement have been identified, it shall be determined whether each such event is appropriately reflected in financial statement. यानी ऑडिटर की ड्यूटी ये देखना है कि जो जितनी भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है उसको प्रॉपरली एडजस्ट और डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. एंड थर्ड वन इज ऑब्टेन ए रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल subsequent event to the date of financial statement for which appropriate adjustment has been done or required disclosure has been made. तो बेटा ये तीनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा 1 2 3. ऑडिटर की तीनों ड्यूटी है, पहला कि ये देखना सभी सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुई है कि नहीं, उसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है. सेकेंड, जितनी भी इवेंट हुई है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली एडजस्ट और डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, उसके बारे में एविडेंस देना है. और थर्ड वन इज द कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन भी लेना है कि ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट अप टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज. तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है असर्शन के बारे में. ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, ऑडिट एविडेंस. असर्शन रिलेटिंग टू अकाउंट्स बैलेंस 4 टाइप के असर्शन होते हैं. कंप्लीटनेस ऑन राइट एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूशन एंड कंप्लीटनेस ऑनरशिप, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड द वैल्यूशन. तो ये असर्शन है एसेट्स के बारे में. देखिए, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ संध्या लिमिटेड हैविंग द टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक 50 करोड़, ऑडिट टीम डिटरमाइंड दैट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेट्स. डेट्स मतलब बेटा लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी मतलब ये हो गया अकाउंट्स बैलेंस के असर्शन हमें चेक करने हैं. अकाउंट्स बैलेंस के 4 असर्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज द कंप्लीटनेस, सेकेंड वन इज द ऑन राइट एंड ऑब्लिगेशन, third one is the valuation and fourth one is the existence. तो इनमें से 4 में से कौन से असर्शन है हमें ये देखना है डेट्स के बारे में कि जो कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेट्स. रिकॉर्डिंग मतलब अमाउंट के बारे में है. अमाउंट का मतलब हो गया बेटा वैल्यूशन. इसका मतलब ये वैल्यूशन असर्शन के बारे में बात कर रहा है कि ऑडिटर चेक कर रहा है यहां पर वैल्यूशन असर्शन. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये हमारे एमसीक्यू डिस्कस हो गए. अब अपन चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट 2. फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा. नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. मिकी एंड एसोसिएट्स चार्टर अकाउंटेंट were appointed as a auditor of STI Limited, a textile manufacturing company, for the financial year 24-25. Management of the company discussed with the newly appointed auditor that the company has been suffering losses for the last few years, and also the director are suspecting that accounts are not properly maintained and might contain error and fraud. So in the given situation, management of the company requested the auditor to give the complete assurance, very important, guarantee. complete assurance का meaning है absolute assurance about the financial statement of the company. Can the auditor give the complete assurance and guarantee in about the situation discussed with the reference to the objective of auditor? Objective of audit SA 200, overall objective of independent auditor and to conduct the audit in accordance with SA. Auditor has to obtain the reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether caused by the fraud or error, which enable the auditor to express an opinion on the financial statement, whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF, Financial Reporting Framework. Reasonable assurance means high level of assurance, but it is not an absolute assurance because audit suffer the so many inherent limitation. Therefore, in this question, auditor is not able to give the complete assurance or absolute assurance in light of the SA 200, that means objective of auditor. Chapter 2 deal with the audit strategy, audit planning and audit program. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 2 जो डिस्क्रिप्टिव का है, इससे पूछा गया कि MICA associate
चार्टर अकाउंटेंट जो अपॉइंट हुई है एज ए ऑडिटर ऑफ द बी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम in the financial year 24-25. Before commencing the audit, the engagement partner consider the very important integrity of directors, evaluate compliance with ethical requirements, including independency, and send an engagement letter to avoid the misunderstanding. Explain the above stage of the audit planning process as considered by the engagement partner. As per SA 300, planning in the audit of financial statement, planning activity involve the through two elements. Planning में दो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज द प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी और सेकेंड वन इज द प्लानिंग एक्टिविटी. तो बेटा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है. इंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी होती है कि उसे प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें उसको तीन चीजें परफॉर्म करनी होती है. फर्स्ट वन इज द परफॉर्म द प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. सेकेंड इज द इवैल्यूटिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, compliance of ethical requirement by the engagement team. And third one is establishing the understanding of terms of audit engagement to avoid the misunderstanding in the audit. ये तीन काम करने होते हैं इंगेजमेंट पार्टनर को बिफोर प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले, जिसको अपन बोलते हैं प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी. फर्स्ट थिंग है दैट मीन्स एक्सेप्टेंस के बारे में प्रोसीजर परफॉर्म करना. एक्सेप्टेंस की क्लाइंट को फर्म ने जो एक्सेप्ट करना किया है उसके बारे में जो प्रोसीजर परफॉर्म किए वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. तो जो इंगेजमेंट पार्टनर है ना वो इवैल्यूएट करेगा वेदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. इसके लिए वो ये देखेगा कि फर्म ने नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में कलेक्ट की थी कि नहीं, सच एज इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट, ऑनर, TCWG, इन सब की इंटीग्रिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि नहीं. एंड इवैल्यूटिंग द कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये देखेगा कि टीम हमारी जो है वो एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं. दैट मीन्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर एज वेल एज इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रही है कि नहीं. इसके बारे में थ्रू आउट द ऑडिट वो इवैल्यूट करते रहेगा अपने टीम मेंबर के बारे में. और थर्ड वन इज द अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. जो फर्म ने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्लाइंट को भेजा होगा उसके टर्म्स को ऑडिटर रीड करेगा इंगेजमेंट पार्टनर कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में. तो ये तीन चीजें यहां पर आपको एलोबरेट करनी है एज पर SA 300. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इतना सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगी. इससे ये पूछा गया है इस SPOM कंपनी एक फर्म है चार्टर अकाउंटेंट जो 2010 में स्टेब्लिश हुई थी. मेजर फोकस ऑडिट प्रैक्टिस करती है. 2024-5 में फर्म के 4 पार्टनर थे और 15 आर्टिकल से हैंडलिंग द वेरियस इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट. पार्टनर एंड आर्टिकल क्लर्क असिस्टेंट मीट द मंथली टू डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एज वेल एज एकेडमिक इशू. While discussing about various aspects of audit risk of material partner has asked one of the article assigned to explain the concept of misstatement with the help of at least 5 example. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन misstatement की मीनिंग पूछा गया. तो misstatement को बेटा ऐसे 200 में वैसे डिफाइन किया गया है. misstatement का मतलब होता है if there is a difference, अगर डिफरेंस है बिटवीन अमाउंट में, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जिसको अपन शॉर्ट में याद रखते हैं ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय द applicable financial reporting framework. Misstatement can arise due to the either fraud or error.
ये एक डेफिनेशन हो गई मिस स्टेटमेंट की। और उसके बाद हमें 5 एग्जाम्पल देने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक कैपिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, like selection and application of inappropriate accounting policy, like inappropriate disclosure in the financial statement, like fake expenses booking, fake revenue booking करना पीएल अकाउंट में। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए विथ रिस्पेक्ट टू मिस स्टेटमेंट के। एक और एग्जाम्पल लाइक ओवर वैल्यूशन और अंडर वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, दैट्स ए एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो दैट्स ए क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने ऐसे 505 से पूछा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसमें आपको 5 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन दी गई है, मतलब पूछी गई आपसे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में जो 5 डेफिनेशन दी गई है ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, पॉजिटिव, निगेटिव, एक्सेप्शन, नॉन रिस्पॉन्स, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी गई है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, आइए देखते हैं। फर्स्ट, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज ए डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी वेदर इन द पेपर फॉर्म और बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम, इसे बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो आंसर रहेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सेकेंड, a request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agree or disagree with the information in the request or provide the requested information। बेटा ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन है, दोनों केस में रिस्पॉन्स देना एग्री और डिसएग्री, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। थर्ड आता है, a request that confirming party respond directly to the auditor only if confirming party disagree, only disagree, negative confirmation। Fourth, a failure of confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation or confirmation request undeliver, non response। And the fifth one is a response that indicate there is a difference between the information requested to be confirmed और contain। difference आ गया ना बेटा, इसको बोलते हैं exception। तो ये 5 वर्ड के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका चैप्टर 4 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, this question relate to SA 510, standard on auditing 510, initial audit engagement, opening balance। इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का एज पर SA 510 डीलिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। तो ऐसे 510 में 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन द मटेरियल मिस स्टेटमेंट विच मटेरियली अफेक्ट द करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है कि क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या जो करेंट ईयर को इफेक्ट कर सकता है मटेरियली। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर को देखना है कि जो ओपनिंग बैलेंस में अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है वो कंसिस्टेंटली है कि नहीं करेंट ईयर में, और अगर वो पॉलिसी चेंज हुई है तो मैनेजमेंट ने उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज किया है कि नहीं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो 2 ऑब्जेक्टिव है बेटा, पहला ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और सेकेंड है जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है वो करेंट ईयर में कंसिस्टेंट है कि नहीं है। दैट्स ए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन असर्शन चेक करने के लिए आपको क्या क्या वेरिफिकेशन, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपको ऑनरशिप का अगर असर्शन चेक करना है तो क्या क्या वेरीफाई करेंगे। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो ऑनरशिप का अगर असर्शन चेक करना है तो आपको प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लाइक टाइटल डीड हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए ऑनरशिप के, वो चेक करना है, वेरीफाई। अगर वो डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कंपनी ने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है लोन बोरोइंग के अगेंस्ट में, तो अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो आपको बैंक से कंफर्मेशन ले लेना चाहिए प्रॉपर्टी
के ओरिजिनल टाइटल डीड के बारे में। और अगर कंपनी ने लोन लिया है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी दी है उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लाइक लैंड बिल्डिंग को, तो चार्ज का रजिस्टर वेरीफाई कर लेना चाहिए। जो कंपनी का चार्ज क्रिएट हुआ होगा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो ऑडिटर को वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो चार्ज रजिस्टर्ड है कि नहीं विथ आरओसी के पास। तो ये एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डील विद द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। FSY and Company Chartered Accountant completed the statutory audit of Himmat Limited for the year ended 31st March 2025. The audit partner instructed the audit team to finalize and assemble the, मतलब ये क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि assemble of audit documentation के बारे में है। Immediately after signing the audit report on 15 September 2025, यानी उनका कहना यह है कि ऑडिट डॉक्यूमेंट जो फाइल है ना तुरंत असेंबल करो जिस दिन आप रिपोर्ट साइन कर रहे हो। However, audit team took this instruction lightly and forgot to assemble the audit document. After 6 months, audit team started assembly of audit file and completed its document. When the audit partner became aware of this, he called a meeting of the staff and discussed the policy and procedure for timely completion of audit document file and change to the audit documentation and period for retention of audit document. Explain the various points discussed by the audit partner with reference to relevant standard on auditing. यहाँ पर हमें दो स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना चाहिए, एक बार SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंट और SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म द ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। हर फर्म एक पॉलिसी बनाती है अपनी इंटरनल कि हमको अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट को असेंबल करना है, और टाइम नॉर्मली SQC1 में दिया है कि मैक्सिमम 60 डेज, मतलब आपके 60 डेज के अंदर ऑडिट फाइल असेंबल हो जानी चाहिए कंप्लीट। असेंबल करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, नॉट इन्वॉल्विंग परफॉर्मिंग ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर। हाउएवर असेंबल करते समय आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, कोलेटिंग कर सकते हैं और डिस्कार्ड कर सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जो काम के नहीं है। लेकिन एक बार फाइनल असेंबल हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंट तो शुड नॉट डिलीट बिफोर द रिटेंशन पीरियड। और रिटेंशन पीरियड SQC1 बोलता है इन केस ऑफ ऑडिटिंग एश्योरेंस इंगेजमेंट द मिनिमम रिटेंशन पीरियड शुड बी द 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सब पॉलिसी डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर, जो 6 मंथ के बाद असेंबल किया, जो कि गलत है। यहाँ पर नॉन कंप्लायंस हो गया SQC1 का और रीड विथ SA 230। तो हमारी टीम मेंबर को हम ये डिस्कस करके हम उनको ये लर्न करेंगे कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंट को असेंबल करना है विद इन 60 डेज के अंदर, ठीक। और रिटेंशन पीरियड आपका 7 ईयर रहेगा मिनिमम, अनलेस रिक्वायर हायर पीरियड अंडर द लॉ एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डील विद द चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। JAM Limited has appointed as a appointed GSP and Company Chartered Accountant as a statutory auditor. While conducting its audit, the audit partner requested the management to provide a written representation that it has fulfilled its responsibility for preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework. The manager is of the view that since all record and evidence have been given, a separate representation is not required. तो बेटा अपन ऐसे 580, दिस क्वेश्चन डील विद ऐसे 580 दैट मीन्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी आपको लेना है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द मैनेजमेंट फुलफिल इट्स फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजमेंट की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, सेकेंड फॉर डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, and third one is to provide to the auditor all information, additional information as requested by the auditor, and all transactions are recorded and reflected in the financial statement. इन सब मैटर के बारे में कंपलसरी हमें मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी होता है। फिर हम रीजन भी बता देंगे क्यों लेना जरूरी होता है, कब ये मैनेजमेंट की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें रिप्रेजेंटेशन लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ केसेस दिए गए हैं ऐसे 580 में। तो
ये 3-4 केस है जिसमें आपको कंपलसरी है रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज पर्टिकुलरली व्हेन दोज हु साइन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी नो लॉन्गर हैव द रेलिवेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है ना वो चेंज हो गई है, जिन्होंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में साइन किया था और जब वो हम रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं उस समय मैनेजमेंट चेंज हो गई है, तो इस केस में हमें लेना जरूरी है। द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वे आर प्रिपेयर इन द प्रीवियस ईयर, जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थे वो प्रीवियस ईयर में प्रिपेयर हुए, इसलिए हमको रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लेना जरूरी होता है। देयर इज ए इंडिकेशन दैट द मैनेजमेंट हैज मिसअंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट ना मिसअंडरस्टैंड कर सकती है, तो इस केस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और लास्ट वन इज द व्हेन चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस दैट मेक एप्रोप्रिएट टू डू सो। तो 4 ऐसे केस हैं जिसमें हमको कंपलसरी है मैनेजमेंट से उसकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जरूर रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। पहला, मैनेजमेंट चेंज हो गई है। दूसरा, कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रीवियस ईयर प्रिपेयर हुए थे। थर्ड वन इज द ऑडिटर को लग रहा है देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द फोर्थ वन इज द चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस मेक इट एप्रोप्रिएट टू डू सो। तो दैट्स ए क्वेश्चन नंबर 16, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 से है, डील विद द की ऑडिट मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे 701 की ऑडिट मैटर पैरा डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर in the auditor report. It is intended to address both the auditor judgment as to what to communicate in the auditor report and the form and contents of such communication. In this above context, explain the main key requirement है पर्पज बताना है आपको। तो ये भी एक बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर। तो 3-4 पर्पज दिए गए हैं ऐसे 701 में। टू इनहांस द कम्युनिकेटिंग वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म, मतलब ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिंग वैल्यू को इनहांस करना, ठीक, बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म। सेकेंड, यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना एंटिटी के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में। और थर्ड, यूजर को हेल्प करना अंडरस्टैंडिंग में लेने में कि मैनेजमेंट कितने बड़े बड़े जजमेंट लेती है और उन जजमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी होती है। यह सब पर्पज होता है टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर। तो ऐसे 701 में आप देखेंगे तो कम्युनिकेटिंग का पर्पज आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, पर्पज ऑफ की ऑडिट मैटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी। ये भी एक बेसिक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि स्पेशल पॉइंट नीड टू बी कंसीडर इन वेरीफाइंग द इन्वेंट्री इन द नेचर ऑफ फूड एंड बेवरेज, मतलब आप इन्वेंट्री में क्या क्या वेरीफाई करेंगे अगर इन्वेंट्री इन द नेचर ऑफ फूड एंड बेवरेज के रूप में अगर रखी गई है। तो एक जर्नल टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इन्वेंट्री के बारे में। तो एक बार 18 नंबर पॉइंट के कुछ की पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर इन्वेंट्री जो है होटल में जो होती है वो बोथ रेडिली पोर्टेबल होती है, सेलेबल होती है, पर्टिकुलरली फूड एंड बेवरेज इन्वेंट्री। It is therefore extremely important that all movement and transfer of such inventory should be properly documented। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा जो होटल में इन्वेंट्री होती है ना वो रेडीली मूवमेंट इन्वेंट्री होती है, मूव अपन इजी वे मूव कर सकते हैं, रेडी सेलेबल होती है, इसलिए उसके बारे में आपको मूवमेंट के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऑडिटर को ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए। पहला, एरिया वेयर इन्वेंट्री आर केप्ट मस्ट बी केप्ट लॉक्ड एंड द की रिटेन बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर। तो बेटा जहां पर इन्वेंट्री रखी गई है वो लॉक होना चाहिए एरिया, और जो की है उसको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होनी चाहिए। द की शुड बी रिलीज ओनली टू ट्रस्टेड पर्सोनल एंड अनऑथोराइज पर्सोनल शुड नॉट बी परमिटेड इन द स्टोर एरिया, ठीक है। थर्ड, द मेनी होटल यूज द स्पेशलाइज प्रोफेशनल वैल्यूअर टू काउंट एंड वैल्यू द इन्वेंट्रीज ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी होटलें होती हैं वो स्पेशलाइज एक एक्सपर्ट अपॉइंट करती है बेटा जो वैल्यूशन करते हैं इन्वेंट्री की ऑन गोइंग बेसिस पर। एंड ऑडिटर शेल आल्सो इंश्योर दैट ऑल इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट द ईयर एंड दैट शुड हिमसेल्फ बी प्रेजेंट एट द ईयर एंड
फिजिकल वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंड प्रैक्टिकल, ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना चाहिए मटेरियलिटी को देखते हुए, नेचर एंड लोकेशन को देखते हुए। तो डेट्स से क्वेश्चन नंबर 18 एक जनरल क्वेश्चन था, इन्वेंट्री जो फूड और बीवरेज के रूप में है इन द होटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 डील विथ ऑडिट ऑफ बैंक। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में, ये बैंक का ऑडिट ऑफ बैंक। आप एडवांस की ऑडिट कर रहे हैं एचएफसी बैंक की, आप ब्रांच ऑडिटर हैं। सीए मिनी नोटिस दैट क्रेडिट फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ टर्म लोन टू जेटी मिल्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल में D2 कैटेगरी, मतलब 1 to 2 year, 2 to 3 year, more than 3 year, तो सेकेंड कैटेगरी। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन अबाउट टर्म लोन अकाउंटेड एज ऑन 31 मार्च इज 150 लैक्स। यानी कि लोन का जो बैलेंस है ना वो 150 लैक्स है आउटस्टैंडिंग। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन अकाउंटेड इज, यानी कि सिक्योरिटी जो है सिक्योर्ड है वो 100 लैक्स है। इसका मतलब अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 50 लैक्स, अनसिक्योर्ड पोर्शन 50 लैक्स। द ब्रांच हैज मेड प्रोविजन, यानी कि ब्रांच ने 75 लैक्स का प्रोविजन बनाया। आपको ये बताना है कि ये प्रोविजन सही बना है कि नहीं, 75 लैक्स। तो बेटा अगर डाउटफुल, अगर वो सेकेंड में है, मतलब अप टू 1 year, 1 to 3, मोर देन 3 year, तो अगर वो सेकेंड डाउटफुल में चल रहा है तो प्रोविजन का रेट है 40% सिक्योर पोर्शन पर और अनसिक्योर्ड में 100%। तो सिक्योर्ड पोर्शन आपका है 100, तो इसका हो गया बेटा 40 लैक्स प्रोविजन बनना चाहिए सिक्योर्ड पोर्शन पर, और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% प्रोविजन बनना चाहिए। यानी टोटल प्रोविजन शुड बी मेड 90 लैक्स, जबकि कंपनी ने 75 लैक्स का प्रोविजन बनाया है। तो यहां पर जो प्रोविजन बनाया ना वो गलत है, वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो प्रोविजन इस क्वेश्चन में होना चाहिए 90 लैक्स का, वेयर एज कंपनी हैज मेड द प्रोविजन ऑफ 75 लैक्स। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 20। CA Jatin is the auditor of XYZ Pharma. His brother-in-law partnership firm, his family relationship create a conflict of interest that could undue influence his professional judgment, making it difficult for him to provide unbiased opinion on the firm financial statement. तो बेटा मिस्टर जतिन का जो है ना वो एक ऑडिटर है XYZ फार्मा में, और वहां पर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जिससे कि उसका जो अनड्यू उसका जजमेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसका जो जजमेंट है ना वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये वर्ड याद रखना, अगर आप अपना ओपिनियन जजमेंट लेते हैं और आपका जजमेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायसनेस की वजह से, आपका जजमेंट अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें से सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर आपका जजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। देयरफॉर यहाँ पर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्ट्रावेंशन किया है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा इट इज ए वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी। द सेकेंड पार्ट, इन अनदर असाइनमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट ऑफ कंपनी, CA Jatin is also required to prepare the company tax return. He failed to check the provision of Income Tax Act which allow for a major new deduction resulting in the client overpaying the income tax. मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए अपॉइंट हुआ है CA, और उसने चेक नहीं किया, लेटेस्ट प्रोविजन उसको पता नहीं था इनकम टैक्स का, जिसकी वजह से मेजर डिडक्शन अपन क्लेम नहीं कर पाए और क्लाइंट को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा। तो बेटा यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर का वायलेशन हुआ है। आप क्लाइंट को जो भी सर्विस दें वो एज पर द करेंट प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड एज पर रेलिवेंट लेजिस्लेशन को ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइड करें। दैट्स ए मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर।
तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर का ब्रीच हुआ है, दैट्स ए वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 3, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर. थर्ड पार्ट, CA Jatin is also preparing the GST return for the one of the client. The client instructed him to intentionally understand the sale figure to reduce the tax liability. मतलब आपको जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए अपॉइंट किया गया, क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दिया आपको कि आप ना सेल फिगर को कम कर दो जिससे टैक्स लायबिलिटी हमारी कम हो जाए. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. फर्स्ट, आपको कोई भी ऐसी रिटर्न, कोई भी ऐसी रिपोर्ट या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन में एसोसिएट नहीं होना चाहिए या सर्विस नहीं देनी चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट किया गया है उस इंफॉर्मेशन में, या ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किया गया है. तो यहां पर मेरे को पहले से पता चल गया है कि क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि सेल की फिगर को कम कर दो, तो मुझे ऐसे गलत रिटर्न में एसोसिएट नहीं होना चाहिए. दैट्स ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. द प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन हिज ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप. तो फाइनली बेटा यहां पर जो 3 पार्ट क्वेश्चन पूछा था कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल का यहां पर बात बोली गई, तो फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल था ऑब्जेक्टिविटी, सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, एंड थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी. दैट्स ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द RTP January 2026. Thank you friends.